तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, वैसे तो कई लोगों का इंटरव्यू देख रहा था कि क्या हो रहा क्या नहीं। तो एक माता जी थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इससे खूबसूरत दिल्ली उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। यानी जब से वो दिल्ली में रह रही हैं तब से लेके आज तक दिल्ली की जो खूबसूरती है वो इस समय अपने पीक पे है। यानी जो सजावट हुई है, जो चकाचौंध व्यवस्था है, जिस हिसाब से डेकोरेशन हुआ है, जिस हिसाब से सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, ये तमाम चीज़ें इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और इस चीज़ का मेन कारण जो है वो है G20 मीटिंग। तो इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ आज, और आज का पूरा क्या कार्यक्रम था, कैसे शुरू हुआ, ये तमाम चीज़ें बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक मोटा मोटी आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि G20 मीटिंग है क्या और इस G20 मीटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि लगातार अलग अलग चैनल्स पे इसके रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, लगातार न्यूज़ चैनल्स पे, लगातार प्रिंट मीडिया में, व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम पर हर जगह छाया हुआ है। लेकिन फिर भी शायद जिनके लिए ये चीज़ नई हो, जिनको ना पता हो, तो उनके लिए बता दूँ कि G20 मीटिंग, अगर G20 का फुल फॉर्म समझें तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, यानी दुनिया के 20 ऐसे देश जो मिलकर फैसला करेंगे कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी और कैसे ग्रो की जाएगी, दुनिया की आर्थिक हालात कैसे सुधरेंगे। तो फिर सवाल ये है कि दुनिया में तो इतने सारे देश हैं, तो 20 ही क्यों? क्या इन 20 देशों के पास ऐसी क्षमता है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो फैसला है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में जो डिसीजन लेना है, क्या अकेले ये 20 देश ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इस ग्रुप में 20 वही देश होंगे जिनके पास पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 85% हिस्सा होगा। यानी ये दुनिया के 85% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और दुनिया की 85% जो अर्थव्यवस्था है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो शुरुआत में ये जो संघ था इसमें G8 यानी 8 देश थे, आज तक 20 देश थे और आज से 21 देश हो गए। अब ये 20 से 21 कैसे हुए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज से ये G20 का पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, कल से ही सब लोग आ रहे थे और आज का पूरा एक बिजी कार्यकाल रहा G20 मीटिंग का। तो पूरा कार्यकाल भी आपको बताता हूँ। तो इस पूरे कार्यकाल की जो शुरुआत होती है वो होती है सुबह 9:30 से। सुबह 9:30 से लेके 10:30 तक, यानी टोटल 1 घंटे का ये टाइम था। इस 1 घंटे के दौरान अलग अलग देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलग अलग देश के डिप्लोमेट्स, उनके साथ रहने वाले, उनके साथ काम करने वाले, या फिर जो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, वो तमाम लोग अपने अपने निर्धारित होटल से निकलेंगे या फिर निकल चुके थे। निकलने के बाद उनको 10:30 तक जहाँ पे ये पूरा मीटिंग होने वाला था, भारत मंडपम में, वहाँ पहुँचना था। 1 घंटे का कार्यकाल इसलिए है, आने में तो बामुश्किल 5 से 10 मिनट का काम है, लेकिन 1 घंटे का इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई भी मुंह उठा के आ जाता या फिर कोई भी आता मीटिंग अटेंड करता चला जाता, किसी से कोई मतलब नहीं था। अपने आप में जो भी लोग थे दुनिया में एक महान शख्सियत, एक महान ऑरा रखते हैं। तो आने के बाद बाकायदा उनका एक तरह से वहाँ भी ऑफिशियल वेलकम होगा, फ़ोटो शूट होगा। अगर उनको कुछ समझना होगा, कुछ पूछना होगा, जैसे जो बाइडेन थे, उनको सूर्य मंदिर के बारे में जानना था जो पीछे थीम बनी हुई थी, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। बाकायदा 1-2 मिनट तक मोदी जी ने समझाया। उसके बाद फ़ोटोशूट हुआ। फ़ोटोशूट के बाद फिर वो अंदर गए। तो ऐसे ऐसे अब 20 देश थे, बाकी और जो मेहमान थे वो। तो बाकायदा 1 घंटे तक सारे लोग आते रहे अपने अपने लाव लश्कर के साथ, अपने अपने काफ़िले के साथ, अपने सुरक्षा के इंतजामात के साथ। उसके बाद फिर उनका स्वागत हुआ, उनका फ़ोटोशूट हुआ। अगर किसी को कुछ पूछना था तो वो पूछा गया। उसके बाद वो अंदर गए। 9:30 से 10:30 तक सुबह ये कार्यक्रम चला। 10:15 पे, यानी सबके पहुंचने के 15 मिनट पहले से, मोदी जी द्वारा उद्घाटन स्पीच यानी इनॉग्रेशन स्पीच दिया गया। लगभग 15 मिनट तक ये भाषण चला, सबके स्वागत में, सबके सम्मान में। हमारा थीम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, यानी सबके सम्मान, सबके स्वागत और सबके लिए कुछ प्यार भरे शब्द हमारे देश के द्वारा बोला गया। लगभग 15 मिनट तक। 15 मिनट बीतने के बाद फिर 10:30 से 1:30 तक
ये मीटिंग चली और मीटिंग का फर्स्ट सेशन चला जिसे कहते हैं वन अर्थ, जिसका नाम था। लगभग इतनी देर तक वन अर्थ की पूरी मीटिंग चली, उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा हुई। क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। 1:30 से 3 बजे तक, यानी ये जो अगले के 1.5 घंटे थे, 1:30 से 3 बजे तक, अगले 1.5 घंटे तक कुछ लोग ऐसे थे जिनको मोदी जी से बात करनी थी, यानी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करनी थी। तो लोग आते हैं, आने के बाद द्विपक्षीय बातचीत होती है, मीटिंग होती है 1.5 घंटे तक अलग अलग लोगों के साथ। इतनी देर में जिनको नहीं करनी थी वो अपने होटल गए, वहाँ पे उन्होंने आराम किया, वो लोग फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद फिर 3 बजे से 4 बजे तक सेकेंड शिफ्ट शुरू हुई मीटिंग की, जिसे कहा गया वन फैमिली। यानी 10:30 से 1:30 तक वन अर्थ, और इधर 3 बजे से 4 बजे तक वन फैमिली, यानी 2 बार में अलग अलग टॉपिक्स पे ये मीटिंग चली। 4 बजे ये मीटिंग ख़त्म हुई, G20 की पहली बैठक ख़त्म हुई। उसके बाद फिर ये सारे लोग अपने अपने होटलों में गए, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा आराम किया। आराम करने के बाद जब ये सारे लोग फ्रेश वगैरह हो गए तो एक डिनर का आयोजन किया गया था भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये शाम के 7 बजे से 8 बजे तक चला, यानी 4 बजे तक ये सारे लोग आराम करते हैं, 4 बजे से शाम के 7 साढ़े 6 तक। उसके बाद फिर से ये लोग वहीं भारत मंडपम के लेवल 2 में एक जगह है जिसे लीडर्स लॉज कहते हैं, जो बाकायदा लीडर्स, जो पॉलिटिशियन, जो लोग आए हैं उनके खाने पीने के लिए बाकायदा वो डिज़ाइन किया गया है। तो 7 से 8 तक राष्ट्रपति जी के द्वारा जो डिनर आयोजित किया गया था, वहाँ पे ये तमाम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पे इन सारे लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर से जिसको आराम करना था, जिसको रेस्ट करना था, ये तमाम लोग अब रेस्ट करने चले गए। बाकी चूँकि अब दुनिया के लगभग 28-29 सबसे शक्तिशाली देशों के लोग आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो फिर ऐसा नहीं था कि वो खाना खा के चले जाते। किसी को किसी से कुछ बात करनी थी, किसी को किसी से कुछ पूछना था, किसी का इंटरव्यू था, किसी का फ़ोटोशूट था। क्योंकि अपने आप में पूरे दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कौन किसको गले लगा रहा, कौन किससे कितनी बार हाथ मिला रहा, कौन किससे हंस के मिल रहा, कौन किसके सामने हाथ बढ़ाया और सामने वाले ने हाथ नहीं मिलाया। ये तमाम चीज़ें अब पूरी दुनिया की नज़रें जब इस पर टिकी हैं तो एक एक सेकेंड, एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं 2 देशों के रिश्ते को भी बाद में डिसाइड कर देंगी यही मीटिंग में। यानी अगर किसी ने हाथ मिलाया और सामने वाले ने हंस के हाथ नहीं मिलाया तो फिर ये माना जाएगा कि जो सामने वाला था वो इस देश से अच्छे संबंध नहीं चाहता था। अगर कोई गले लगाना चाह रहा, सामने वाला रोक दे रहा या फिर उस हिसाब से गले नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे भी माना जाएगा कि संबंध अच्छे नहीं है। कोई ऐसा है जो एक दूसरे के सामने पड़ा और फ़ौरन एक दूसरे की तरफ खींच के कस के गले लगा लिया, जैसे ऋषि सुनक और मोदी जी के बीच में हुआ, तो फिर ये माना जाएगा कि दोनों के बीच संबंध बड़े अच्छे हैं। अब यहाँ दोनों का मतलब फिर वो 2 देश हो गए। तो फिर रात के 10 बजे तक, यानी जब तक आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तब तक ये सारी चीज़ें होंगी कि जिसको जिससे बात करनी है, जिसको जिससे द्विपक्षीय मीटिंग करनी है, जिसको जिससे कुछ पूछना है, जिससे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, ये तमाम चीज़ें रात के 10 बजे तक होंगी। उसके बाद ये सारे पॉलिटिशियन, सारे के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने निर्धारित स्थानों पे चले जाएंगे, आराम करेंगे। उसके बाद कल से ये पूरा कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। यानी G20 मीटिंग का जो पूरा उद्देश्य है वो इतना है कि अगर किसी देश में जो शुरुआत हुई थी जिस उद्देश्य के साथ कि अगर कहीं आर्थिक मंदी आ जाए या फिर किसी देश की या फिर किसी एक पूरे महाद्वीप की स्थिति ऐसी हो जाए कि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, तो ऐसी स्थिति से निकलना कैसे है, ऐसी स्थिति को संभालना कैसे है। क्योंकि यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट एक देश का रह नहीं जाता, वहाँ फिर एक पूरी दुनिया का या फिर एक पूरे महाद्वीप का हो जाता है। तो फिर यहाँ पे सीमाओं के जो बॉर्डर है वो भी एक तरह से खोल दिए जाते हैं व्यापार के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। और इस पूरी G20 मीटिंग का जो पूरा थीम है, जो पूरा उद्देश्य है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, वो यही है कि कैसे भी करके हर देश को मजबूत बनाया जाए, हर देश संपन्न रहे और कभी भी पूरी दुनिया में कहीं भी आर्थिक मंदी ना आए।
हालांकि वक्त के साथ साथ इस चीज़ के, इस G20 मीटिंग के आयाम बदलते रहे। शुरुआत में ये था कि इकोनॉमी कैसे सुधारी जाए, फिर अलग अलग मुद्दे आते रहे, जैसे कभी आतंकवाद आया, खासकर जब से अमेरिका में हमला हुआ तो अमेरिका ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। कभी फिर अब ये जंग, और चूँकि आज का तो जो थीम था, आज की थीम की अगर बात करूँ कि जिस टॉपिक पे आज सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, और चूँकि भारत मेज़बान है तो मेज़बान होने का एडवांटेज ये है कि ज़्यादातर टॉपिक्स हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बोलना है, किस चीज़ के साथ हमें उठाना है। चूँकि पहला भाषण उसी का होगा जो मेज़बान होगा, तो मेज़बान ने अपनी स्पीच में जो बोल दिया वो शब्द अब सबके कानों में गूंज रहा है, तो फिर घूम फिर आके टॉपिक भी वही डिसाइड होगा। तो इस चीज़ का एडवांटेज था। तो आज 9:30 बजे जब मोदी जी ने अपना भाषण शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने मोरक्को में जो भूकंप आया था उसके बारे में बोला। भूकंप में न जाने कितने लोग मारे गए थे, तो बाकायदा फिर मोदी जी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद फिर कार्यक्रम शुरू किया, और आज का जो मेन टॉपिक था वो एक दूसरे के करीब आने का था, यानी कैसे इस समय विश्व के अलग अलग देशों के बीच जो भरोसा है वो ख़त्म हो रहा है। पहला उदाहरण उन्होंने कोरोना का दिया कि जब से कोरोना फैला है तो कोरोना फैलने की वजह से कोई देश किसी और को जिम्मेदार मान रहा है। यहाँ पे इशारा आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही। किसी को लग रहा है कि किसी और की गलती की वजह से कोरोना फैला है, तो इस वजह से आपस में, खासकर जो एशियाई कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़, उनके बीच आपस में संबंध और ख़राब हो गए। इधर संबंध खराब ही हुए थे कि इधर युद्ध हो गया रशिया यूक्रेन का। इस वजह से और कहीं ना कहीं देश जो है वो बट गए अलग अलग कुनबे में। तो टॉपिक ही यही था कि चाहे जैसे करके एक दूसरे देश का भरोसा जीतना है, भरोसा जीतने के साथ साथ फिर सारे देशों को एक साथ आना है, सारे देशों को एक साथ आके एक दूसरे की स्थिति को, एक दूसरे की परिस्थिति को सुधारने के लिए काम करना होगा। और ये जो हमारा थीम था, यानी जिस थीम पे ये पूरा भारत मंडपम सजा था, वो वासुदेव कुटुंबकम पे ही था, यानी पूरी दुनिया ही हमारा घर है। ये तमाम चीज़ें बोलने के बाद फिर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें टोटल 55 देश हैं, उसको भी G20 का अस्थाई मेंबर बनाया जाए। यानी अब G20 जो है G21 हो जाए। G20 में 20 देश और अफ्रीकन यूनियन, इसको एक और मान लिया जाए तो G21 यानी G21 हो जाएंगे। उसके बाद फिर सारे लोगों ने इसका समर्थन दिया। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष थे उनको बाकायदा फिर वहाँ से लाया गया। एस जयशंकर जी जाते हैं, जाने के बाद फिर बाकायदा उनको जो आसन था उस पर आरूढ़ करवाते हैं अजाली जी को। अजाली जी को भी अब अस्थाई सदस्यता मिल गई, यानी जो अफ्रीकन यूनियन है उसको अस्थाई सदस्यता मिल गई। अब G21 हो गया। इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन सवाल यही था, और आज भी अभी भी हम सबके दिमाग में है कि क्या इतना आसान है कि ऐसे मोदी जी ने बोल दिया कि जो अजाली जी हैं या फिर जो अफ्रीकन यूनियन है उसको अस्थाई सदस्यता मिल जाए, और बाकी जो 19 देश थे वो बैठे बैठे चुपचाप देखते रहे, उन्होंने फिर हाँ कर दी। इतना ही आसान है। तो फिर कल को चाइना में अगर होगा तो चाइना पाकिस्तान का नाम लेके उसको दिला दे, परसों कहीं और हो तो अपने करीबी को दिलवा दे। तो ऐसे तो फिर ये सारे के सारे देश इसमें शामिल हो जाएंगे। तो फिर मतलब क्या है? और यह इतना ही आसान था। और ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़े कि अफ्रीकन यूनियन को इसका अस्थाई मेंबर बनाया गया? तो पहला सवाल कि क्या इतना ही आसान था कि बैठे बैठे मोदी जी ने बोल दिया और हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। इस चीज़ की पहल जून से ही, और कायदे से जोड़ा जाए तो जनवरी से ही हो गया था। जनवरी से ही अफ्रीकन यूनियन चाह रहा था कि उसको अस्थाई मेंबर G20 का बनाया जाए। उन्होंने अलग अलग देशों से, खासकर जो उनके करीबी थे, उनसे बात किया। हिंदुस्तान से भी बात की। हिंदुस्तान से अफ्रीकन यूनियन के अच्छे खासे संबंध हैं। तो फिर अब जून महीने में, चूँकि अब 2023 में हमें ही करना था इसकी मेज़बानी, सारी चीज़ें हमारी अंडर होनी थी, तो जून महीने में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बाकी के देशों को एक लेटर लिखा, और लेटर लिख के सबसे कहा कि अफ्रीकन यूनियन को अस्थाई मेंबर बनाया जाए, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो बताए, साथ ही कारण स्पष्ट करे, और अगर नहीं है तो स्वीकृति दे। संयोग से सारे देशों ने स्वीकृति दे दी। इनडायरेक्टली सारी चीज़ें हो चुकी थी, ऑफिशियली रूप से आज कर दिया गया। अब दूसरा सवाल आता है कि ऐसी कौन सी बात आन पड़ी थी कि सारे देशों ने विरोध नहीं किया, सभी एक सुर में मान गए? तो इसके पीछे कारण था अफ्रीकन यूनियन की एक तरह से यूनिटी, और साथ ही इस टाइम जो हम लोगों की इकोनॉमी है
वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन पे ज़्यादातर निर्भर है। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश आते हैं। 55 देश अपने आप में कई मामलों में बड़े संपन्न हैं। अगर आबादी की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन की जो आबादी है इस टाइम 1.3 अरब है, यानी 1.3 अरब लोग अफ्रीकन यूनियन में रहते हैं। यानी अगर किसी देश को व्यापार करना हो तो शायद इससे सही जगह नहीं मिल सकती। साथ ही अगर व्यापार की बात करें तो रसिया के साथ अफ्रीकन यूनियन की वेपन की सबसे बड़ी डील है। तुर्की का जो सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है वो अफ्रीकन यूनियन में ही बना है। अफ्रीकन यूनियन का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर अगर कोई है तो चाइना है, और ऐसे ही कुछ संबंध हिंदुस्तान के साथ भी हैं। ऐसे ही कुछ संबंध कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी हैं, और लगभग हर देश के साथ अफ्रीकन यूनियन के ऐसे संबंध हैं, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक समूह है। तो जिसके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, साथ ही अलग अलग देशों से अलग अलग उसके बिजनेस डील्स हों, तो कहीं ना कहीं अब G20 का जो मेन एम है वो इकोनॉमी ही है। तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि अफ्रीकन यूनियन के भी इर्द गिर्द घूम रही है। अगर ये कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन ले ले तो ऐसे हाल में इकोनॉमी का अलग अलग जगहों पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये हुआ कि अब अफ्रीकन यूनियन चूँकि इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16,000 करोड़ रुपए अफ्रीकन यूनियन कंट्रीब्यूट करता है पूरे दुनिया की इकोनॉमी में। तो इतना बड़ा एक तरह से जनसंख्या वाला एक संघ, साथ ही इतने हज़ार करोड़ रुपए का उसका कंट्रीब्यूशन। और एक चीज़ और थी, जो अफ्रीकन यूनियन है, और ख़ासकर इस टाइम जो हम लोग हर देश में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवी का ज़माना आ रहा है। डीजल पेट्रोल से लोग उठ रहे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि हम टेस्ला टाइप की गाड़ियों को चलाएं जो बिजली से चलती हों, चार्जिंग से स्टेशन से चलती हों। अब ऐसी गाड़ियों में इंजन नहीं बल्कि कायदे से फ्यूल टैंक ना हो के बैटरी लगी होती है, लिथियम आयन बैटरी। और इन बैटरियों को बनाने के लिए और ऐसी गाड़ियों को बनाने के लिए एक चीज़ का बड़ा सही उपयोग होता है, और सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का उपयोग होता है, और वो है कोबाल्ट। और पूरी दुनिया का 50% कोबाल्ट कहीं और नहीं बल्कि अफ्रीकन यूनियन के एक देश, नाम तो नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, उसी में पाया जाता है। यानी एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया अब ईवी की तरफ भाग रही है, वहीं पे ईवी को बनाने के लिए जो सामान चाहिए, उसकी बैटरी को बनाने के लिए जो सामान चाहिए, वो पूरी दुनिया का 50% केवल एक देश में है, और वो देश अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब देशों के भविष्य, सब देशों के मुस्तकबिल कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन से जुड़े हुए थे। सबको अफ्रीकन यूनियन से फ़ायदा था, लिहाजा सारे देशों ने एक सुर में अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनने के लिए न्योता दिया। मोदी जी ने पहल की, चूँकि पहल हमारी तरफ से हो सकती थी, और अब जाके अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का एक अस्थाई मेंबर बन गया। अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं अजाली, ये कोमोरोसा संघ के एक तरह से राष्ट्रपति भी हैं। इनको बाकायदा एस जयशंकर जी जाते हैं जब मोदी जी ने ऐलान किया, साथ ही कहा कि अगर किसी को आपत्ति हो तो बताएं। आपत्ति हालांकि किसी को थी नहीं, तो एस जयशंकर जी जाते हैं, इनको लेके आते हैं। आने के बाद बाकायदा इनको बैठाया गया। उसके बाद फिर पूरी मीटिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद क्या कुछ हुआ अभी तक 10 बजे तक मैंने आपको बता दिया। तो ये वजह थी कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन एक ऐसा संघ है जो अलग अलग टाइम पे बना, ऐसा नहीं था कि एक बार में बन गया। जहाँ तक मुझे याद है कि 1958 से ही ये बनना शुरू हुआ अलग अलग नामों से, और फाइनली 2001-2002 में अफ्रीकन यूनियन इसका नाम पड़ा। और इसके बनाने के पीछे भी वजह बस इतनी सी थी कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों की गुलाम रही, अलग अलग लोगों ने इनको लूसा खसोटा, और इस वजह से फिर इन्हें भी लगा कि हमें अपने भविष्य को, अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए एक ऐसा संघ बनाना चाहिए जो सारे देशों को एक साथ लेके चले और फिर उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे रोज़गार के लिए कुछ करे। एक दो बीमारीज़ भी ऐसी थी जो अफ्रीका से ही फैली, जैसे HIV हो गया, वो भी अफ्रीका से ही आया। और HIV के आने का जो रीज़न था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि एनिमल से आया, क्योंकि वहाँ के लोग एनिमल से भी फिजिकल रिलेशन बना लेते थे। तो ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए और अलग अलग चीज़ों में और प्रिकॉशन के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी सुधारने के लिए, एक मजबूत स्टैंड लेने के लिए ये हुआ कि एक ऐसा संघ बनाया जाए जो हमारे एक महाद्वीप को रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए फिर अफ्रीकन यूनियन बनाया गया, और इस टाइम उसके जो अध्यक्ष हैं वो अजाली जी हैं।
तो ये तो रही अफ्रीकन यूनियन की कहानी, साथ ही उसके स्थायी मेंबर बनने की कहानी, साथ ही G20 में आज क्या कुछ हुआ। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, दुनिया के टॉप के देश शामिल हुए हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश यहाँ पे आए हुए हैं, उनके स्वागत, उनके अवभगत, साथ ही ये कहा गया कि इस टाइम दिल्ली जो है उस अब तक की सबसे खूबसूरत दिल्ली है, सारी सजावटें सबसे अच्छी हैं। खर्चे की अगर बात करूं तो 4100 करोड़ ऑन द रिकॉर्ड, और एक मोटा मोटी और जो निकाला गया है 4250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं 12 अलग अलग विभाग में। 12 अलग अलग विभाग में खर्च हुए, जिसमें से ज़्यादातर तो ब्यूटिफिकेशन, कुछ 100 करोड़ हॉस्पिटैलिटी, कुछ फूडिंग एंड लैगिंग, कुछ अलग अलग चीज़ों में। और अकेले अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं आया, लेकिन जो दिल्ली पुलिस को बजट मिला है पूरी सिक्योरिटी के लिए वो 340 करोड़ रुपए का है, यानी 4250 करोड़ रुपए टोटल खर्च, 340 करोड़ रुपए अकेले दिल्ली पुलिस को मिला है, यानी कुछ वेपन्स खरीदने के लिए, कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो अगर इतनी अच्छी खासी रकम खर्च हुई है सिक्योरिटी पे, वो भी सिर्फ दिल्ली पुलिस, अभी अलग अलग एजेंसीज़ बाकी हैं, NSG बाकी है, न जाने कितनी और चीज़ें बाकी हैं जो शायद हम आप अभी ना जाने, मीटिंग ख़त्म होने के बाद जाने। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के चकाचौंध इंतजाम है, अच्छा खासा पूरा व्यवस्था है, परिंदा भी पर नहीं मान सकता। न जाने कितने ऐसे मोशन सेंसर, न जाने कितने ऐसी मिसाइलें, न जाने कितने ऐसे फेस रिकग्नाइजेशन कैमरे, न जाने और क्या क्या, न जाने कितने रडार सिस्टम, राफेल से लेके न जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें हवा में दौड़ रही हैं। सबका एकमात्र मकसद कि चाहे जैसे ये पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो जाए। लेकिन अगर इसी बीच कोई कह दे दिल्ली पुलिस के पास फ़ोन करके, मैसेज करके कि एक ऑटो है जो जा रहा है और जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है भारत मंडपम में, एकदम वहाँ पहुँचने वाला है, ऑटो में बाकायदा RDX मशीन गन, ये तमाम चीज़ें भरी हैं, तो अगर ऐसा मैसेज आज के टाइम में आ जाए तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाएंगी। और ऐसा ही एक ट्वीट आया, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के जो आउटर नॉर्थ ज़िला है उसके DCP के पास एक ट्वीट आता है, उनको टैग करके कोई ट्वीट करता है। ट्वीट करने वाला एक शख्स होता है, आइडेंटिटी उसकी पता नहीं थी, उसने ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि एक ऑटो है, ऑटो का ये नंबर है और इस ऑटो में बाकायदा बम और कुछ हथियार, कुछ और चीज़ें हैं जो जा रही हैं G20 मीटिंग के ऊपर अटैक करने। अब पहले तो ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल हाथ में लेके वो बैठे थे कि ट्वीट हुआ तो फ़ौरन उन्होंने पढ़ लिया। ट्वीट हुआ, घंटे 2 घंटे बाद उन्होंने जब अपना ट्विटर खोला तो मेंशन देखा तो उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद तो पहले तो पैर तले ज़मीन खिसक गई। 2 वजह थी, पहले की ऐसे कीमती समय पे ऐसा ट्वीट, और दूसरा पहले का ट्वीट है लगभग आधे घंटे पहले का, और अब जाके देख रहा हूँ तो ऑटो पता नहीं कहाँ है। फ़ौरन अलर्ट जारी किया गया, पता किया गया कि ऑटो किसका है, कहाँ पहुँचा है, पूरा एक चप्पे चप्पे पे फिर से नज़र, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, ऑटो खोजा जाने लगा। ये हुआ कि इससे पहले कि वो ऑटो कहीं पहुँचे, कुछ दुर्घटना करे, उसको गिरफ्तार किया जाए, रोका जाए। बम स्क्वाड से लेके सारी चीज़ एकदम अलर्ट पर लगा दी गई, किसी से कहा भी नहीं जा सकता। क्योंकि मामला लीक हुआ तो वो भी बेइज्जती देश की कि अभी मीटिंग शुरू भी नहीं हुई और एक ऑटो वाला आके 4100 करोड़ रुपए के ऊपर एक तरह से ऐसे कर देगा। गुपचुप तरीके से अब छानबीन शुरू हुई, सारी चीज़ें अलर्ट पे। ऑटो के नंबर से ऑटो के मालिक का पता किया गया, संजोग से ऑटो के मालिक का एड्रेस निकला। पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ, दलबल के साथ उस मालिक के घर पे छापा पड़ती है, छापा डालती है। डालने के बाद जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, पहुँचने के बाद जो देखती है, पहले तो राहत की सांस लेती है, साथ ही थोड़ा सा चौंकती भी है। दरअसल जिस ऑटो का जिक्र था कि वो ऑटो घूम रहा है सड़कों पे और बस पहुँचने वाला है, वो ऑटो तो वहाँ खड़ा था। फ़ौरन उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया, ऑटो को बाकायदा चेक किया गया। संजोग से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। तो फिर सवाल उठता है कि ट्वीट क्यों था और किसने किया था। अब पुलिस वाले अब तक ऑटो के पीछे जो पड़े थे, उस ट्वीट करने वाले के पीछे पड़ते हैं। ट्वीट करने वाले के पीछे पड़ते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, उसके ट्विटर अकाउंट से उसकी IP एड्रेस को निकालते हैं, उसके बाद उसकी लोकेशन निकालते हैं। तो पता चलता है कि जो ट्वीट करने वाला था उसका नाम कुलदीप शाह है, और ये कुलदीप शाह इसी ऑटो ड्राइवर का पड़ोसी था। फ़ौरन कुलदीप शाह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब कुलदीप शाह से तबीयत से पूछताछ की गई
तो फिर अंत में ये अपना मुंह खोलता है और बताता है कि मैंने तो बस इस ऑटो ड्राइवर को जेल भिजवाने के लिए ऐसा ट्वीट किया। तो फिर क्यों? तो इसके पीछे इसने वजह बताई कि ये जो ऑटो ड्राइवर है इससे मेरी बनती नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। कई बार पार्किंग से लेके अलग अलग चीज़ों से लेके मेरा और इसका झगड़ा हो चुका है। तो झगड़ा हो चुका है, इस वजह से दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, ट्वीट कर देते हैं, पुलिस आएगी, इसको गिरफ्तार करके लेके जाएगी, इसके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा। इतना दिमाग कुलदीप शाह लगा नहीं पाया कि ट्विटर से भी इसकी पहचान हो जाएगी और ये फंस सकता है। लिहाजा इसने ये ट्वीट किया और जानकारी दी कि मेरे इस ऑटो में, और मतलब मेरे पड़ोस वाली इस ऑटो में ये तमाम चीज़ें हैं। तो अजीब अजीब लोग हैं कि जहाँ देश ऐसे माहौल में है कि सब लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि चाहे जैसे ही पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो जाए, कोई शान में बट्टा ना लगे, हम लोग का तिरंगा गर्व से लहराता रहे। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से ऐसी चीज़ों पे भी बोल देते हैं, तो क्या कहें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। G20 क्यों हो रहा वो भी बताया, अफ्रीकन यूनियन क्या है शायद वो भी आपको ठीक से समझा दिया, इसको मेंबर क्यों बनाया गया ये भी बता दिया, और ये ऑटो की क्या कहानी थी लगभग ये भी बता दिया। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।